हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी शब्द संरचना। हम पढ़ेंगे शब्द संरचना, जिसको इंग्लिश में मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी और कोई वीडियो देखनी ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको हर चीज़ आपको अच्छे से डिटेल में बता दूँगी। इवन मैं आपको इन सबको याद करने का तरीका भी बताऊँगी, कैसे आप उनको याद कर सकते हैं। एक ट्रिक है उनको याद करने की, जो आप लंबे टाइम तक उसको याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे शब्द। शब्द की परिभाषा क्या है? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्ण जो होते हैं उनके सार्थक, एक मीनिंगफुल मेल, जब मीनिंग उनका कुछ बनता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कमल, कमल, ये एक वर्ड है। 1 2 3 वर्ण बन के ये एक सार्थक वर्ड बना है, सार्थक शब्द बना है। अगर मैं इसको लिख दूँ ल म क, तो क्या ये भी एक शब्द है? बोलेंगे इसको शब्द? नहीं, क्योंकि ये इसका कोई मीनिंग नहीं हो रहा है, कोई सार्थक नहीं है। वर्णों का मेल है, लेकिन वर्णों के मेल से कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो ये शब्द नहीं कहलाएगा। शब्द वह कहलाएगा जिसके वर्णों के मेल, 3 वर्ण हैं यहाँ पे, उनके मेल से कुछ वर्ड का मीनिंग आ रहा है, तो वो क्या होगा? शब्द। तो इसे शब्द बोलेंगे, इसको हम शब्द नहीं बोलेंगे। इसीलिए जब भी हम शब्द की परिभाषा बोलेंगे, उसमें सार्थक मेल लिखना बहुत ज़रूरी है। वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं नहीं, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यहाँ पे ये शब्द नहीं है, ये शब्द है। आई होप आपको शब्द की डेफिनेशन अच्छे समझ में आई होगी और आप नहीं भूलेंगे कभी भी सार्थक शब्द का प्रयोग करना अपनी परिभाषा में। आगे हम देखते हैं, जो शब्द है वो 3 तरीके से बटा हुआ है, 3 भागों में। जैसे उत्पत्ति के आधार पर शब्द बने हैं, बनावट के आधार पर शब्द बने हैं और प्रयोग के आधार पर शब्द बने हैं। अब कैसे कैसे बनेगा, इनके अंदर क्या आता है, आगे देखते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूँ जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए और आपको पूरा चार्ट दिखाई दे। ये कि आई होप आपको सब दिख रहा होगा सारा। अब ये देखते हैं, देखो, उत्पत्ति के आधार पर 4 हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशज शब्द। इनको मैं अभी डिटेल में समझाऊंगी, एक बार हम ऊपर देख लेते हैं। बनावट के आधार पर कौन कौन से हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार पर हैं विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तत्सम शब्द देखेंगे हम सबसे पहले यहाँ पे। तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं। अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और उनको वैसा का वैसा ही हिंदी भाषा में प्रयोग किया जा रहा है, उसको तत्सम शब्द कहते हैं। इसको याद करने की ट्रिक मैं बताऊंगी कि कैसे आप उसको याद रख सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे, अग्नि, चंद्र, रात्रि, हस्त, घट आदि, और भी बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको दिया है। यहाँ पे देखेंगे तद्भव शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो कुछ बदलाव के बाद हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आग, चांद, रात, हाथ, घड़ा। आप यहाँ पे देखेंगे, अग्नि संस्कृत शब्द है, तद्भव शब्द उसका क्या बन गया? आग। मतलब ये शब्द जो है संस्कृत से लिए गए हैं ऐसे के ऐसे ही, और जो तद्भव है वो उन्हीं शब्द को थोड़ा सा, जो संस्कृत के शब्द हैं उनको थोड़ा सा इजी करके, उनका रूप बदल के हम उसको प्रयोग में लाने लगे हैं अपनी हिंदी भाषा में। तो तत्सम और तद्भव में आप कभी कंफ्यूज ना हो, इसके लिए आप कैसे याद रखोगे? जिस शब्द में स आ रहा है वो संस्कृत के एज इट इज शब्द हमारी हिंदी में आ रहा है, जिसमें स आ रहा है। जिसमें स नहीं आ रहा वो रूप बदल के आए हैं। यहाँ पे भ याद रखो या ना भी रखो, अगर आप स से याद रखे हो कि स तत्सम, स आ रहा है, तत्सम संस्कृत भाषा के वो शब्द, अगर ये याद है तो ये अपने आप याद हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? तत्सम शब्द वो शब्द जो संस्कृत भाषा से हमारी भाषा में आए हैं, तद्भव शब्द जो रूप बदल के हम उनका प्रयोग में लेके आते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे, देशज देश में उत्पन्न हुई शब्द, देश में उत्पन्न हुए शब्द जो हमारे ही देश में, भारत देश में हमारी भाषाओं में है, वो है देशज। देशज देश में जन्मे, देश ज मतलब जन्मे, देश ज जन्मे, देशज। तो जो शब्द का जन्म हमारी ही भारत में हुआ है, हमारी ही लैंग्वेज में हुआ है, उसे बोलते हैं देशज शब्द। विदेशज जो विदेश से आए हैं, मतलब दूसरे देश से आए हैं, दूसरे देश से तो नहीं आए हैं, मतलब दूसरी भाषा से हमने अपनी भाषा में उनको प्रयोग में लेके आने लगे हैं, हिंदी भाषा में प्रयोग में लाने लगे हैं, उनको विदेश शब्द कहते हैं। देखेंगे यहाँ पे कैसे कैसे शब्द होते हैं। जैसे देशज शब्द कौन से हैं? खिचड़ी, जूता, पैसा, पगड़ी और भी बहुत सारे। विदेशज शब्द हम यहाँ पे देखेंगे, दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए शब्द, जैसे कि लालटेन, मशीन,
डायरी, पादरी, कारतूस, संतरा, साबुन, आदमी, वकील, सौगात, तौलिया, कमरा, ऐसे और भी कई शब्द हैं जो विदेशी शब्द हमारी हिंदी भाषा में आए हैं। अभी आपको समझ में आ गया होगा देशज और विदेशज शब्द। देशज हमारी देश में जन्मे शब्द, विदेशज दूसरे देश से, दूसरी भाषा से हमारी भाषा में, हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द। आई होप अभी आपको ये उत्पत्ति के आधार पर जितने हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। संस्कृत भाषा से आए हैं, जो हमारी भाषा में आए, हमने प्रयोग करे हैं लेकिन संस्कृत को ही ईजी करके, तद्भव। देशज जो हमारे जन्मे हुए हैं, विदेशज जो बाहर से आए हैं। ये 4 हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम देखेंगे बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर कैसे है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते होना था, यहाँ पे किए जा सकते, वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। मैं इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगी आपको इन तीनों को याद रखने की, कि आप भूलो ही ना कि कौन से रूढ़ हैं, कौन से यौगिक रूढ़ है, कौन सा यौगिक शब्द है, ऐसे करके। तो देखेंगे यहाँ पे, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे पेड़, कवि, घोड़ा, गुलाब। आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं इसको। रूढ़, रूढ़ एक इंग्लिश वर्ड भी है, इंग्लिश वर्ड जिसमें हम रूढ़ बोलते हैं कि बहुत रूढ़ है, मतलब बहुत अकड़ू टाइप है, बात नहीं सुनता है, या बहुत नेगेटिव वर्ड की तरह हम उसको लेते हैं। तो रूढ़ शब्द हम यहाँ पे ऐसे ले सकते हैं कि जो टूटता नहीं है, बहुत रूढ़ है, वो बहुत सेल्फिश है कि नहीं टूटेगा नहीं, जो है वही रहेगा। मतलब जिन शब्दों को तोड़ा नहीं जा सकता, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अगर हम उनके टुकड़े कर भी दें तो उनका कोई मीनिंग नहीं आएगा। जैसे पेड़ है तो पे प्लस ड कुछ भी नहीं होता, तो वो पेड़ पेड़ ही रहेगा, उसको हम अलग नहीं कर सकते उसके शब्दों को। जैसे क प्लस वी कुछ भी नहीं होगा, वो कवि कवि ही रहेगा, घोड़ा घोड़ा ही रहेगा, गुलाब गुलाब ही रहेगा। अर्थात इन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये बहुत रूढ़ हैं। ऐसे समझो, ये वाले शब्द बहुत ही रूढ़ हैं, इनको इसलिए रूढ़ शब्द कहते हैं, इनको हम तोड़ नहीं सकते। आगे यौगिक शब्द। यौगिक का अर्थ होता है जोड़, यौगिक का अर्थ होता है जोड़ना, जुड़े हुए। तो शब्द से पता चलेगा यौगिक मतलब जोड़, योग मतलब जोड़। तो जिन शब्दों को जोड़ा गया हो वो यौगिक से कुछ रिलेटेड होगा। जैसे हम आगे देखते हैं, योग का अर्थ है जोड़। जैसे मैंने आपको बताया, योग का अर्थ है जोड़। दो शब्दों से बने शब्द जो सार्थक होते हैं। सार्थक का मतलब मैंने आपको बताया था, जिनका मीनिंग होता है कुछ। तो दो शब्दों से बने शब्द जो सार्थक होते हैं। सार्थक मतलब जिनका मीनिंग आता है। तो दो शब्दों से बने हैं। विद्या का भी एक अर्थ है, आल्य का भी अर्थ है, दोनों को मिला के जो शब्द बना उसका भी अर्थ है। तो दो शब्दों से, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, और उसका एक सार्थक मीनिंग बन गया है। यहाँ पे भी एक सार्थक मीनिंग बना है, देव प्लस दूत, देवदूत। विद्या मीन्स विद्या, पढ़ाई, स्टडी। आल्य मतलब घर, विद्या जहाँ पे विद्या मिलती है, ज्ञान मिलता है, उसका आल्य विद्यालय। देवदूत, तो देव मतलब भगवान और दूत मतलब मैसेंजर, तो भगवान का जो मैसेंजर होता है उसको देवदूत बोलते हैं। तो यौगिक से आप समझ गए होंगे, यौगिक योग जुड़ा हुआ, और जुड़े हुए के बाद जो सार्थक हो, यौगिक जो सार्थक शब्द बन रहा हो, दो शब्दों को जोड़ के उसे यौगिक शब्द कहते हैं। आगे हम देखेंगे योग रूढ़। योग मतलब जुड़ा हुआ और रूढ़ भी है इसमें, यह ध्यान रखेंगे, योग भी है और रूढ़ भी है। तो दो या दो से अधिक शब्दों से बने शब्द जिनका विशेष अर्थ प्रकट होता है। इसका अर्थ है कि दो शब्द तो होंगे, योग तो होगा, दो शब्दों का, दो सार्थक शब्दों का योग होगा, लेकिन वो रूढ़ होंगे। वो कैसे रूढ़ होंगे हम देखेंगे। नीला प्लस कंठ, जिसका कंठ नीला है, नीला ब्लू, कंठ गला, नीलकंठ। नीलकंठ तो वो हुआ कि जिसका गला नीला है। अब गला किसका नीला है? ऐसे तो किसी का नहीं है। किसका है? सिर्फ एक का है। कौन है वो? शिव भगवान है। तो नीलकंठ, नीलकंठ किसे बता रहा है? शिव। तो नीलकंठ का अपना एक विशेष अर्थ है, ये ऐसे ही किसी के लिए यूज़ नहीं होगा। ये एक शब्द है जो बहुत रूढ़ है, किसी एक पर्टिकुलर के लिए ही यूज़ किया जाएगा। तो शिव। जैसे पंख प्लस ज, पंकज। तो पंख मतलब कीचड़, ज मतलब जन्मा। तो जो कीचड़ में जन्मा हो उसे पंकज बोलते हैं, और जो कीचड़ में कौन जन्मता है? कमल। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, योग है लेकिन कहीं ना कहीं उसमें रूढ़ता है, वो किसी एक के लिए ही यूज़ हो रहा है।
तो योग रूढ़, जिसका कोई एक विशेष अर्थ भी होगा। आई होप आपको रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और एक जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, इससे आप भूलेंगे भी नहीं इनको, और आपको एग्जाम में हमेशा ध्यान रहेगा कि कौन सा शब्द योग है, कौन सा योग रूढ़ है और कौन सा यौगिक शब्द है। अब आगे हम देखेंगे प्रयोग के आधार पर, जिसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है, और ये मैं आपको समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, जैसे बाकी हम समझ चुके हैं। जैसे विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द का ही अर्थ हम देखेंगे पहले क्या होता है। विकारी शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन, विकारी का अर्थ होता है परिवर्तन, चेंज। तो ऑब्वियस सी बात है, अंदर जो भी होगा कुछ चेंज से रिलेटेड होगा। अविकारी मतलब जिसमें कोई चेंज नहीं आता। तो यहाँ पे देखेंगे लिंग, वचन तथा काल के कारण परिवर्तन आता है। जिन शब्दों में लिंग, वचन और काल के कारण परिवर्तन आता है, जैसे संज्ञा में परिवर्तन आता है, सर्वनाम में परिवर्तन आ जाता है, विशेषण में परिवर्तन आ जाता है, क्रिया में परिवर्तन आ जाता है, वो शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल, लड़का। लड़का क्या है? सर्वनाम है। लड़का क्या है? सर्वनाम है। लड़का का हम जैसे अगर लिंग बदलेंगे तो क्या बन जाएंगे? लड़के, है ना। सॉरी, लिंग नहीं, वो वचन बदलेंगे तो लड़के का वचन बदला तो क्या बन गया? लड़के। तो वचन के कारण उसने क्या किया? सर्वनाम को, संज्ञा को चेंज कर दिया, वचन से संज्ञा में परिवर्तन आ गया। ऐसे ही अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, तो यहाँ पे क्या हुआ? लड़का से क्या बदल गया? लड़की। यहाँ पे लिंग में लिंग के कारण परिवर्तन आ गया, है ना। यहाँ विशेषण में, लिंग की वजह से विशेषण में भी परिवर्तन आ गया। आप देखोगे अच्छा था अभी अच्छी हो गया, विशेषण में भी परिवर्तन आ गया। तो अब आप समझ सकते हैं, जिन शब्दों में लिंग, वचन और काल के कारण परिवर्तन आ जाए उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। वो शब्द कौन कौन से होते हैं? संज्ञा शब्द हो जाएगा, बदल जाएगा, सर्वनाम बदल जाएगा, वह से वे हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे, वह लड़के, वे लड़के, तो यहाँ पे क्या हुआ? सर्वनाम में बदलाव आ गया ना। तो सर्वनाम बदल जाएगा, विशेषण बदल जाएगा, क्रिया बदल जाती है। तो ये सब वो शब्द हैं जो बदल जाते हैं, जिनमें परिवर्तन आ जाता है इनके कारण। अब यहाँ पे देखेंगे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जिनमें बदलाव नहीं आता, जैसे कि किसी भी स्थिति में रूप नहीं बदलता है। वह शब्द जो किसी भी स्थिति में अपना रूप नहीं बदलेंगे। कोई सेंटेंस कैसा भी हो जाए, इसमें लिंग भी चेंज हो जाए, वचन भी चेंज हो जाए, काल भी चेंज हो जाए, कुछ भी परिवर्तन आ जाए, लेकिन वो अपना रूप नहीं बदलेंगे। इनको अविकारी शब्द को अव्यय भी बोलते हैं। अविकारी शब्द को अव्यय भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से शब्द होते हैं जो अपना एग्जाम्पल, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक तथा विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण कौन कौन से शब्द होते हैं? जैसे जल्दी, धीरे, यहाँ, वहाँ। तो यहाँ पे इनमें कोई चेंज नहीं आएगा वाक्य में, चाहे कुछ भी चेंज हो, लिंग में चेंज हो, वचन में हो, काल में हो, कुछ भी चेंज होता रहे, लेकिन इन शब्दों में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे जल्दी, लड़का जल्दी जा रहा है, लड़की जल्दी जा रही है, तो जल्दी जल्दी ही रहेगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो, चाहे कोई भी काल हो या कोई भी वचन हो। लड़के जल्दी जा रहे हैं, लड़का जल्दी जा रहा है। तो ये इसमें विशेषण में कोई चेंज नहीं आया। तो हम यहाँ देखेंगे क्रिया विशेषण और विशेषण। विशेषण में चेंज आता है लेकिन क्रिया विशेषण में कोई चेंज नहीं आता। समुच्चय बोधक जैसे कि और, लेकिन, क्योंकि। समुच्चय बोधक होते हैं कंजक्शंस। क्रिया विशेषण होते हैं एडवर्ब। मैंने यहाँ लिखा हुआ है आपको जो इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से समझ पाओ इसीलिए। क्रिया विशेषण एडवर्ब, समुच्चय बोधक कंजक्शन, संबंध बोधक। संबंध बोधक जो संबंध बताते हैं, जैसे कि के ऊपर, के नीचे, के साथ, जिसे प्रीपोजिशन हम कहते हैं। तथा विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक चिन्ह जो होते हैं, ये वाले चिन्ह को हम विस्मयादि बोधक बोलते हैं। जैसे अरे, वाह, हाँ, इस टाइप के जैसे इंटरजेक्शन शब्द होते हैं, उनको विस्मयादि बोधक कहा जाता है। तो ये जो 4 शब्द हैं, ये अविकारी शब्द हैं या अव्यय शब्द हैं, जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। जैसे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है वर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। आई होप आपको अब ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें आप अच्छे से समझ गए होंगे सारे जो हमने यहाँ पे देखे हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ये सब ही हमारे शब्द संरचना में आता है, और शब्दों की बनावट और प्रयोग और उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, ये हम
देख चुके हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई हो ये वीडियो और आप ट्रिक भी समझ गए होंगे कि इसको कैसे याद रखना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको ये चैनल पे बने रहना है और ऐसी ही वीडियो देखनी है और तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा या याद नहीं रह पा रहा पढ़ने के बाद, तो उसकी मैं ट्रिक आपको बताऊंगी जिससे आप इजीली उसको लंबे टाइम तक याद रख पाएंगे और एग्ज़ाम टाइम पे भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि वो कौन सा शब्द था, क्या था। तो किसी भी और भी इसमें टॉपिक में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दें, मैं उस पर पक्का आपके लिए वीडियो बनाऊँगी। तो आपको अच्छा लगा हो तो थैंक यू, और मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।